नमस्कार साथियों, मैं महेश बिश्नोई आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पर। आशा करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, खुशहाल होंगे और आपकी जो एग्ज़ाम की तैयारी है वो बहुत अच्छे से चल रही होगी। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम पीजीटी केमिस्ट्री की पीवाईक्यू सीरीज कर रहे हैं। इस पीवाईक्यू सीरीज में इसके थर्ड पार्ट में आज हमारा जो पहला क्वेश्चन है साथियों, वो है द पेयर ऑफ मोलिक्यूल्स विद सेम हाइब्रिडाइजेशन। क्या पूछ रहा है हमसे? सेम हाइब्रिडाइजेशन पूछ रहा है, सेम हाइब्रिडाइजेशन होनी चाहिए। अब हाइब्रिडेशन का फॉर्मूला मैं आपको पहले ही सिखा चुका हूँ। हाइब्रिडेशन का फॉर्मूला होता है H इक्वल टू मैच का मतलब यहाँ पर हाइब्रिडेशन है, ये स्टेरिक नंबर होता है एक्चुअल में 1/2 इंटू में V प्लस में M माइनस A माइनस C प्लस A। ठीक है, इन सभी के अलग अलग मीनिंग होते हैं, ये मैं पहले वाले वीडियो लेक्चर में भी बता चुका हूँ। V का मतलब है यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, यानी टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो आपके होंगे सेंट्रल एटम के अंदर, उनकी बात कर रहे हैं। M का मतलब होता है नंबर ऑफ मोनोवेलेंट एटम्स, नंबर ऑफ मोनोवेलेंट एटम्स, कितने नंबर ऑफ मोनोवेलेंट एटम। मोनोवेलेंट का मतलब जिसके पास सिंगल इलेक्ट्रॉन हो। सी का मतलब होता है पॉजिटिव चार्ज, जितना पॉजिटिव चार्ज होगा वो माइनस किया जाएगा। और ए का मतलब होता है एनायनिक चार्ज, यानी कि नेगेटिव चार्ज, जितना नेगेटिव चार्ज होगा उसको ऐड कर देंगे। ठीक है, उसको क्या कर देंगे हम? प्लस कर देंगे। एक मिनट रुक जाइए। हाँ जी, ठीक है। अभी देखते हैं। अगर हमसे ये पूछा जाए तो सबसे पहले हम पहला ही ऑप्शन ले लेते हैं साथियों, क्या है? BeCl2 है। तो BeCl2 के लिए अगर मुझे H निकालना होता है, H कैसे निकालूंगा? 1/2 इंटू में। अब बेरिलियम के लिए आपको पता है कि इसके जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं वो दो होते हैं। इसके पास दो मोनोवेलेंट एटम यानी दो क्लोरीन एटम है। 4/2 इसका मतलब हो गया ये sp हाइब्रिडेशन। क्यों? क्योंकि टू वैल्यू आई, sp हाइब्रिडेशन के लिए स्टेरिक नंबर कितना होता है? 2 होता है। इसके साथ अगर मैं SnCl2 को लेना चाहूँ, किसको लेना चाहूँ? SnCl2 को। और अगर मैं इसका हाइब्रिडेशन निकालना चाहूँ तो साथियों कितना आएगा? Sn के लिए नंबर होता है स्टेरिक, सॉरी, जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं वो 4 होते हैं, साथ में दो Cl, दो मोनोवेलेंट एटम 6/2, 3 का मतलब आ गया sp2 हाइब्रिडेशन। तो पहला ऑप्शन तो हमारा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। अगर हम चाहें दूसरे ऑप्शन के ऊपर साथियों, सेकंड ऑप्शन के ऊपर चले, अगर XeO4 में आपको स्टेरिक नंबर निकालना है तो वो कैसे निकलेगा? 1/2 इंटू में जिनोन के वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं साथियों 8, क्योंकि ये नोबल गैस है। प्लस में आपके पास कोई मोनोवेलेंट एटम नहीं, यानी जीरो मोनोवेलेंट एटम है। इसका मतलब 8/2, यानी कि आ जाएगा क्या आपके पास? 4 आ जाएगा। इसका मतलब क्या हो गया? ये sp3 हाइब्रिडेशन हो गया। फिर आता है आपके पास CF4 का भी अगर हम हाइब्रिडेशन निकालना चाहे साथियों, स्टेरिक नंबर निकालना चाहे, तो कार्बन की वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? कार्बन की वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। मोनोवेलेंट एटम कितने हैं इसके साथ? 4 ही हैं, क्योंकि 4 ही फ्लोरीन जुड़े हुए हैं। तो ये भी कितना हो जाएगा? 8/2, यानी कि 4 का मतलब sp3 हाइब्रिडेशन। तो और कहीं जाने की जरूरत ही नहीं है, सीधा सीधा सा हमारे पास आंसर आता है साथियों कि जो सेकंड नंबर का हमारा क्वेश्चन है, मतलब सेकंड नंबर का जो ऑप्शन है वो वही हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आगे जाने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि इन्हीं दोनों में क्या है? हाइब्रिडेशन क्या है? सिमिलर है। इन्हीं दोनों में क्या है? सेम हाइब्रिडेशन पूछी थी, तो इन्हीं में हाइब्रिडेशन क्या होती है? सिमिलर होती है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 132 के ऊपर साथियों। क्वेश्चन नंबर 132 में हमसे क्या पूछता है? क्वेश्चन नंबर 132 में हमसे पूछा हुआ है, फॉर द एलिमेंटल डिटेक्शन when nitrobenzene is fused with sodium the compound obtained is। देखो, जब भी आप एलिमेंटल डिटेक्शन की बात कर रहे होते हैं, इसका मतलब क्या है? हम एनालिसिस की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? एनालिसिस की बात कर रहे हैं। एनालिसिस यानी हम एलिमेंट्स को एनालाइज कर रहे हैं, फाइंड आउट करना चाह रहे हैं, टेस्ट जो हम करते हैं। तो आपको एक चीज पता है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हमने पढ़ा था, एक टेस्ट जिसका नाम था लसाने एक्सट्रैक्ट या लसाने टेस्ट। ठीक है, लसाने एक्सट्रैक्ट या फिर लसाने टेस्ट, लसाने टेस्ट इसको बोलते हैं। ये क्यों किया जाता है? ये इसका काम क्या है? देखो, इसमें हमने क्या लिया था? सोडियम मेटल लिया था। सोडियम मेटल को किस में डाल दिया था? फ्यूजन ट्यूब के अंदर इसका छोटा सा टुकड़ा डाल दिया था, और इसको क्या किया था हमने? बॉईल किया था तब तक जब तक ये रेड हॉट ना हो जाए। क्या ना हो जाए? रेड हॉट। जब ये रेड हॉट हो जाती थी, इसको हम किस में डाल देते थे? वाटर के अंदर। चाइना डिश जिसके अंदर क्या होता था? वाटर के अंदर इसको डाल देते थे। जैसे ही हमने इसके अंदर वाटर को डाला तो हमारे पास क्या बन जाता था? सोडियम एक्सट्रैक्ट बन जाता था। क्या बन जाता? सोडियम एक्सट्रैक्ट, या फिर हम उसको क्या कहते हैं? लसाने एक्सट्रैक्ट कहते हैं साथियों, या फिर हम उसको क्या कहते हैं? लसानेज एक्सट्रैक्ट कहते हैं। लसानेज एक्सट्रैक्ट उसको कहा जाता है। और यही जो एक्सट्रैक्ट होता है, इसी से हम क्या करते हैं? फिर हमारा ऑर्गेनिक एनालिसिस करते हैं।
ऑर्गेनिक छोड़ दो, अगर हम ऑर्गेनिक की बात ना भी करें तो भी बात क्या है कि हम हमारा एनालिसिस इसी से करते हैं। मेन पॉइंट क्या है कि एनालिसिस इसी होता है। कौन सा एनालिसिस होता है? ये होता है क्वालिटेटिव एनालिसिस। क्या होता है? क्वालिटेटिव एनालिसिस। क्वालिटेटिव एनालिसिस का मतलब क्या होता है कि कौन सा एलिमेंट प्रेजेंट है। एलिमेंटल डिटेक्शन की बात कर रहे हैं ना, ऊपर एलिमेंटल डिटेक्शन की बात कर रहे हैं। अब हमारे पास है क्या? नाइट्रोबेंजीन है। तो नाइट्रोबेंजीन को सोडियम के साथ जब भी हम फ्यूज करते हैं तो बनता क्या है? जब भी हम किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर क्या होते हैं? कोवलेंट बॉन्ड होते हैं। ऑर्गेनिक जो कंपाउंड है उसके अंदर क्या होते हैं साथियों? कोवलेंटली बॉन्डेड मॉलिक्यूल होते हैं, कोवलेंट बॉन्ड होता है। अब कोवलेंट बॉन्ड का मतलब होता है कि ये जल्दी से टूटता नहीं है। कोवलेंट बॉन्ड मतलब अपने रेस्पेक्टिव आयंस नहीं देता, तो टेस्ट हमें पता नहीं चलेगा कौन सा आयन है, कौन सा एलिमेंट है इसके अंदर। तो इसको हमें किस में कन्वर्ट करना होता है? आयोनिक बॉन्ड के अंदर कन्वर्ट करना होता है। कोवलेंट बॉन्ड को किस में कन्वर्ट होता है? कन्वर्ट करना होता है आयनिक बॉन्ड में। और इसीलिए हम क्या करते हैं? सोडियम एक्सट्रैक्ट या फिर लसैनिक एक्सट्रैक्ट तैयार करते हैं। सोडियम एक्सट्रैक्ट या फिर लसैनिक एक्सट्रैक्ट हम तैयार करते हैं साथियों। अब ये सोडियम एक्सट्रैक्ट या लसैनिक एक्सट्रैक्ट करता क्या है? ये करता क्या है? ये कोवलेंट बॉन्ड को आयनिक बॉन्ड में कन्वर्ट कर देता है। सपोज करो कि नाइट्रोबेंजीन जो थी उसको लसैनिक एक्सट्रैक्ट यानी सोडियम के साथ फ्यूज कर दिया गया। सोडियम के साथ जैसे ही फ्यूज करोगे तो ये इसको किस में कन्वर्ट कर देगा? आयनिक कंपाउंड में कन्वर्ट कर देगा। किस में कन्वर्ट कर देगा? आयनिक कंपाउंड में कन्वर्ट कर देगा साथियों। किस में कन्वर्ट कर देगा? आयनिक कंपाउंड में कन्वर्ट कर देगा। किसमें करेगा? आयनिक कंपाउंड में कन्वर्ट कर देगा। तो कोई भी सोडियम जो होता है ना, वो जितने एलिमेंट प्रेजेंट होते हैं उनको आयनिक फॉर्म में कन्वर्ट करता है। जैसे मान लो सोडियम जो होता है ना, वो कंबाइन करता है कार्बन के साथ, वो नाइट्रोजन के साथ कंबाइन करेगा, क्योंकि इसके अंदर नाइट्रोजन भी प्रेजेंट है, कार्बन भी प्रेजेंट है, तो उनके साथ ही कंबाइन करके उसको किस में कन्वर्ट कर देगा? NaCN के अंदर। किस में कन्वर्ट कर देगा? NaCN के अंदर। तो वो NaCN ही जो है वही हमारा क्या है साथियों? करेक्ट आंसर है इसके अंदर। NaCN ही हमारा क्या है? करेक्ट आंसर है। क्लास +1 की केमिस्ट्री वाली जो बुक है उसमें से जो सम बेसिक प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, उसमें क्वालिटेटिव एनालिसिस में सबसे पहला जो टॉपिक आता है लसैनिक एक्सट्रैक्ट का, कार्बन हाइड्रोजन डिटेक्शन के बाद, हाइड्रोकार्बन डिटेक्शन के बाद, वो यही है। उसमें यही वाली चीज, यही वाली रिएक्शन दी हुई है, वहां से क्वेश्चन उठाया है साथियों। इसका मतलब थर्ड ऑप्शन हमारा क्या होगा? बिल्कुल करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 133 क्या कहता है साथियों? बाईयूरेट टेस्ट इज शोन बाय द फॉलोइंग। अच्छा, बाईयूरेट टेस्ट जो है वो कौन कौन शो करते हैं? बाईयूरेट टेस्ट पहली बात तो है क्या, किसके लिए यूज किया जाता है? बाईयूरेट टेस्ट जो होता है ना, वो अब प्रोटीन की प्रेजेंस को चेक करने के लिए या फिर पेप्टाइड बॉन्ड के लिए यूज किया जाता है। किसके लिए यूज किया जाता है बाईयूरेट टेस्ट? टू चेक द प्रेजेंस ऑफ, टू चेक द प्रेजेंस ऑफ पेप्टाइड लिंकेज, पेप्टाइड लिंकेज। अब ये पेप्टाइड लिंकेज क्या होता है? पेप्टाइड लिंकेज हो जाता है जिसमें CONH बॉन्ड बनाओ। क्या बनाओ? CONH बॉन्ड बना हो, ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें CONH बॉन्ड बना हो, या फिर प्रोटीन्स, या फिर क्या है? प्रोटीन्स। क्योंकि जब अमीनो एसिड कंबाइन करते हैं दो, तो उसमें से वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होता है, उनके बीच में पेप्टाइड लिंकेज बनता है। और जब जब 1000 से ज्यादा अमीनो एसिड या 100 से ज्यादा अमीनो एसिड कंबाइन कर जाते हैं, तब हम उसको क्या कहते हैं? प्रोटीन, जिसका मोलर मास कितना होना चाहिए? 10,000 यूनिट, और 100 से ज्यादा अमीनो एसिड कंबाइन होने चाहिए, तो वो बनता है आपका प्रोटीन। यानी ये टेस्ट मेनली किसके लिए होता है? या तो पेप्टाइड लिंकेज आप कह सकते हो साथियों, या फिर आप कह सकते हो कि प्रोटीन के लिए भी होता है। ठीक है, तो अब इनमें से बाईयूरेट टेस्ट शो कौन करता है? देखो, नाइट्रो ग्रुप जो है वो तो करेगा ही नहीं बिल्कुल भी, क्योंकि उसमें कोई COH बॉन्ड बनता ही नहीं है। ठीक है, अमाइन हो सकता है शो करे, लेकिन यहाँ अमाइन शो नहीं करता है। मैं सीधी सीधी सी बात आपको बताता हूँ, क्योंकि आपको CONH बॉन्ड चाहिए होता है। तो यूरिया जो है ना, वही आपका करेक्ट आंसर होता है। क्यों? क्योंकि आपको कौन सा बॉन्ड चाहिए होगा? CONH बॉन्ड चाहिए होगा। और यूरिया की अगर हम बात करें, यूरिया की अगर बात करें तो यूरिया क्या होता है साथियों? NH2CO, यूरिया है। तो इसके अंदर CONH बॉन्ड है, इसके अंदर CONH बॉन्ड प्रेजेंट है, इसीलिए ये बाईयूरेट टेस्ट देता है। इसलिए क्या देता है? बाईयूरेट टेस्ट देता है। बाईयूरेट टेस्ट का मतलब कंफर्मेशन कैसे होता है? कंफर्मेशन कैसे होता है भाई? कंफर्मेशन, तो बाईयूरेट जो रिएजेंट होता है उसके साथ जो चेंज इन कलर आता है, कलर चेंज के थ्रू हम इसका कंफर्मेशन करते हैं। किसके थ्रू? कलर चेंज के थ्रू करते हैं साथियों। और वो कलर चेंज कैसा आता है? पर्पल कलर आता है। अगर पर्पल कलर आ रहा है, अगर पर्पल कलर आ रहा है किससे? ब्लू से, फ्रॉम ब्लू, ब्लू से अगर पर्पल कलर बन रहा है तो इसका मतलब पॉजिटिव बाईयूरेट टेस्ट है। मतलब क्या है? पॉजिटिव बाईयूरेट टेस्ट है साथियों। इसका मतलब आपका उसके अंदर CONH बॉन्ड प्रेजेंट है, यानी पेप्टाइड लिंकेज
प्रेजेंट है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए लुईस बेस। देखो लुईस बेस की डेफिनेशन क्या है। सबसे पहली बात तो यही है, हमें ये पता होना चाहिए कि लुईस बेस क्या होता है। यानी जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सके, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर जो है वो लुईस बेस होता है। वो क्या होता है? लुईस बेस। और जो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर होता है, इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करने वाला, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर जो होता है वो होता है साथियों लुईस एसिड। ठीक है, तो यहां पर देखो अमोनिया एक लुईस बेस होता है, बिल्कुल साफ लुईस बेस होता है, क्योंकि अमोनिया के अंदर नाइट्रोजन के ऊपर क्या होते हैं? लोन पेयर अवेलेबल होते हैं डोनेशन के लिए। यहाँ लोन पेयर जो है वो अवेलेबल है डोनेशन के लिए। लोन पेयर अवेलेबल फॉर डोनेशन, अवेलेबल फॉर डोनेशन। अगर लोन पेयर डोनेशन के लिए अवेलेबल है, इसका मतलब ये क्या होता है साथियों? ये एक लुईस बेस है। ये क्या है? एक लुईस बेस है। दूसरी बात करते हैं PH3 के पास। अरे PH3 में भी तो लोन पेयर अवेलेबल है, ये भी तो नाइट्रोजन फैमिली वाला है। तो यहाँ भी इसको भी हम क्या कहेंगे? लुईस बेस कहेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पेयर ये भी लोन पेयर डोनेट कर सकता है। क्या कर सकता है? लोन पेयर डोनेट कर सकता है। लोन पेयर डोनेशन पॉसिबल है इसका भी, तो इसका मतलब ये भी क्या होता है? लुईस बेस होता है। फिर बारी आती है किसकी? H2S की। H2S सल्फर के पास भी लोन पेयर अवेलेबल होता है भाई डोनेशन के लिए, तो सल्फर ये भी एक लुईस बेस होता है। तो हमारा एक ही ऑप्शन बचता है, एक ही ऑप्शन बचता है साथियों, और वो ऑप्शन क्या है हमारा? CH2। ठीक है, CH2। यानी आपके पास जो CH2 मॉलिक्यूल बचता है, CH2 मॉलिक्यूल। CH2 मॉलिक्यूल वैसे क्या है? ये कार्बिन की तरह काम करता है। CH2 अगर CH2 के ऊपर माइनस चार्ज आता है, कार्बन है या कार्बन माइनस चार्ज, या फिर आप ये कह सकते हो CH2 के ऊपर, कार्बन के ऊपर दो लोन पेयर है, तो ये कार्बिन की तरह काम करता है। और कार्बिन दो टाइप की होती है साथियों, एक होती है सिंगलेट, एक होती है ट्रिपलेट। एक सिंगलेट है, एक ट्रिपलेट है। इन दोनों में से एक आपकी क्या होती है? वो लुईस बेस नहीं होती है, इसीलिए दोनों हमें दी नहीं है, एक ही ऑप्शन है, तो हम इसी के थ्रू जाएंगे फिर। ठीक है, तो आंसर हमारा क्या रहना चाहिए? CH2 हमारा करेक्ट ऑप्शन होना चाहिए। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कहना चाह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर हमें क्या पूछा हुआ है साथियों? द pH ऑफ 10⁻⁻8 मोलर NaOH सॉल्यूशन इज। देखो pH की बात की हुई है, तो pH हमें निकालनी आनी चाहिए। NaOH सॉल्यूशन दिया है, इसकी pH पूछिए। किसकी? एक बेस की pH पूछिए। अगर एसिड की pH पूछता, pH ऑफ एसिड, तो वो क्या होता है? नेगेटिव लोगरिथम ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन। लेकिन हमसे क्या पूछा है बेटा? पीएच ऑफ बेस पूछा है। तो बेस की जो पीएच होगी वो कैसे निकाली जाएगी? बेस की पीएच निकाली जाएगी। पीएच जो होगी वो कैसे निकलेगी भी? बेस की पीएच निकलेगी अगर हम इसको टोटल पीएच प्लस पीओएच जो होता है, पीएच प्लस में पीओएच वाला जो फॉर्मूला होता है वो कितना होता है? 14 के इक्वल होता है। तो हम इसी फॉर्मूले से इसको निकालेंगे। तो बेस की पीएच ऑफ बेस क्या होती है? पीओएच होती है। इसका मतलब हम क्या निकालेंगे? तो मतलब 14 माइनस में अगर पीओएच कर दिया जाए तो इसकी पीएच निकल आएगी। ठीक है, यही वाला फॉर्मूला हमें यूज करना पड़ेगा। तो ये वाला फॉर्मूला हमारे पास एक्चुअल में भी यूज होने वाला है। ये वाला फॉर्मूला जो होगा वही हमें क्या देगा? एक्चुअल में प्रोडक्ट देगा हमारा। ठीक है, यही वाला फॉर्मूला देगा। अब देखते हैं कैसे इसको सोल्व करते हैं। हमें कंसंट्रेशन दे रखी है OH माइनस आयन की। OH माइनस आयन की जो कंसंट्रेशन है साथियों वो है 10⁻⁻8 मोल पर लीटर, यानी मोलर। ठीक है, तो OH माइनस आयन, अब ऐसा तो है नहीं कि NaOH का, अब बात क्या है? सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन है इसका मतलब उसके अंदर वाटर प्रेजेंट है, एक्वस मीडियम में होगा। इसका मतलब OH माइनस की कंसंट्रेशन जो है हमें वाटर वाली भी लेनी पड़ेगी। और वाटर में कितनी होती है OH माइनस की कंसंट्रेशन? 0×10⁻⁻7 मोलर होती है। इसका मतलब जो टोटल कंसंट्रेशन होगी, यहां से मैं क्या निकाल सकता हूँ? टोटल कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस आयन पूरे सॉल्यूशन में क्या हो गया साथियों? वो हो जाएगी 10⁻⁻8 प्लस में 10⁻⁻7। तो अगर मैं इसको सोल्व करूं तो मैं 10⁻8 कॉमन लेके आऊं तो 1 प्लस में 10 आ सकता है, इसको मैं 1 + 10 लिख सकता हूं। ये एक सिंपल सा जनरलाइजेशन है जिसको मैं यहाँ फॉलो कर रहा हूँ। अगर मैं इसको सोल्व करना चाहूँ तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ 11 × 10⁻⁻8। ठीक है, -8 अगर मैं कॉमन ले रहा हूँ इसमें, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 11 × 10⁻⁻8। तो ये हमारे पास आ जाती है टोटल OH माइनस आयन की कंसंट्रेशन साथियों। ये हमारे पास क्या आ गई? टोटल OH माइनस आयन की कंसंट्रेशन आ गई 10⁻⁸। अब अगर इस कंसंट्रेशन से मुझे POH निकालना है, मुझे क्या निकालना है? POH। फिर मैं क्या निकालूंगा? POH निकालूंगा। POH क्या हो जाएगा? नेगेटिव लॉग ऑफ दिस OH माइनस आयन कंसंट्रेशन।
नेगेटिव log ऑफ OH माइनस आयन कंसेंट्रेशन होगा साथियों। इसका मतलब मैं क्या करूंगा, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ माइनस का log ऑफ, ठीक है, और मैं क्या लिख सकता हूँ 11 इंटू 10⁻⁻8 लिख सकता हूँ साथियों। अब देखो सीधी सी बात मेरे पास क्या आती है, ये एक टाइप का फॉर्मूला है, ये एक टाइप का फॉर्मूला है जिसको मैं यहाँ लिख रहा हूँ। अगर आपके पास कभी भी ऐसा आ जाए कि नेगेटिव log ऑफ x इंटू में 10⁻⁻y, अगर ऐसी फॉर्म में कभी भी आपके पास log की वैल्यू आए तो आप उसको ऐसे लिख सकते हो y माइनस में log x, y माइनस में log x लिख सकते हो। ये फॉर्मूला है, आप इसको फॉर्मूले की तरह ट्रीट कर सकते हो, एक आइडेंटिटी की तरह ट्रीट कर सकते हो। ये काफी काम की चीज है जब आप कंपटीशन में जाते हो, ठीक है, क्योंकि शॉर्ट कर देता है आपके कैलकुलेशन को, शॉर्ट कर देता है। अब मुझे ऐसी फॉर्म में दिखाई दे रहा था, मैं डायरेक्ट इसको ऐसे लिख सकता हूँ। मैं क्या लिख सकता हूँ इसके लिए, y माइनस में log x की फॉर्म में। y क्या है 8, y क्या है मेरे पास साथियों 8, ठीक है, y क्या है 8 है। तो 8 माइनस में log x कितना हो गया, log x की वैल्यू क्या होगी फिर log 11 हो गया। 8 माइनस में log 11 आ जाएगा यहाँ पर साथियों, ठीक है, log 11 हो जाएगा। अगर मेरे पास ये हो गया 8 माइनस में log 11, log 11 की वैल्यू क्या होती है भाई, देखो log 11 की वैल्यू आसानी से कैलकुलेट की जा सकती है। आप इसको ऐसे काउंट कर सकते हो कि ये log 12 मान के इसको सोल्व कर सकते हो, ठीक है, नियर अबाउट वैल्यू आ जाती है, लेकिन हम यहाँ पर एग्जैक्ट वैल्यू लिख देंगे। तो यहाँ पर आपके पास आंसर क्या आएगा, यहाँ पर आपके पास POH जो आएगी, यानी जो POH है वो कितनी आएगी साथियों, वो आपके पास आ जाएगी 8 माइनस में 1.04, यानी log 11 की वैल्यू कितनी आती है 1.04। तो ये वैल्यू जो आपके पास आएगी ये आएगी 6.96। तो POH की वैल्यू कितनी आ गई 6.96 आ गई। अब मुझे pH का फॉर्मूला ये पता है, यही वाला फॉर्मूला मैं यहाँ पर लास्ट में लगा दूंगा। तो pH इज इक्वल टू में क्या हो जाएगा 14 माइनस में 6.96, मेरा आंसर जो आएगा वो आएगा 7.04, 7.04 मेरा आंसर आ जाएगा सर, ठीक है, 7.04 क्या आ जाएगा मेरा आंसर रहेगा। अगर 7.04 मेरा आंसर आता है साथियों तो इसका मतलब क्या है, 7.04 आंसर आने का मतलब क्या है कि हमारे पास जो पीएच आ रही है वो मोर देन 7 आ रही है। क्या आ रही है, मोर देन 7 आ रही है साथियों। अगर पीएच मोर देन 7 आ रही है इसका मतलब हमारा आंसर, एक्चुअल आंसर क्या रहेगा इस क्वेश्चन के लिए, ये वाला रहेगा। एक्चुअल आंसर क्या रहेगा साथियों, ये वाला रहेगा 7.04 आपका आंसर है इसके अंदर। क्लियर है, अगर इतनी बात क्लियर है तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है साथियों हमसे क्या पूछ रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है हमारे पास कि द स्ट्रॉन्गेस्ट बेस अमोंग द फॉलोइंग, कि इनमें से स्ट्रॉन्गेस्ट बेस कौन सा है। देखो बेस या एसिड की अगर हम स्ट्रॉन्ग की बात करते हैं तो जैसे ये यहाँ पर हैलाइड आयन दिए हुए हैं, क्लोराइड क्लोराइड ब्रोमाइड और आयरन दिए हुए हैं, तो सीधी सी बात है हम इनके कॉन्जुगेट एसिड की बात करेंगे। कॉन्जुगेट एसिड इनका अगर हम ढूंढ लेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा, क्योंकि ये बेस बताए हुए हैं। तो कॉन्जुगेट एसिड ऑफ F माइनस वो होता है HF। ऐसे ही कॉन्जुगेट एसिड ऑफ Cl माइनस आयन वो होता है साथियों HCl। ऐसे ही कॉन्जुगेट एसिड ऑफ ब्रोमाइड आयन वो होता है आपके पास HBr। ऐसे ही होता है कॉन्जुगेट एसिड ऑफ आयोडाइड आयन वो होता है आपके पास HI। अब हम इन एसिड की स्ट्रेंथ को कंपेयर कर लेते हैं। एसिडिक करेक्टर जो होता है, एसिडिटी का जो ऑर्डर है, ठीक है, एसिडिक स्ट्रेंथ का जो ऑर्डर है इन एसिड्स का वो कुछ ऐसे होता है कि आपका HI जो है वो स्ट्रॉन्गेस्ट एसिडिक एसिड माना जाता है, ठीक है, और उसके बाद बारी आती है किसकी HBr की, फिर बारी आती है HCl की और लास्ट में बारी आती है HF की। यानी HI सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड है और HF सबसे वीक एसिड है ये माना जाता है। ऐसा क्यों, क्योंकि जैसे जैसे साइज ऑफ हैलाइड आयन बढ़ता है, साइज ऑफ हैलाइड आयन इंक्रीजेस तो एसिडिक कैरेक्टर भी बढ़ता है, एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीजेस, क्योंकि इनके पास जो काउंट दूसरा आयन जो है वो सारा सबके पास कैटायन जो है वो सेम है। अगर सिमिलर कैटायन है तो जैसे जैसे हैलाइड आयन का साइज बढ़ेगा वैसे वैसे एसिडिक कैरेक्टर भी बढ़ेगा साथियों। तो HI जो है वो आपका स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड हो गया और जो HBr है वो आपका हो गया, सॉरी HF जो हो गया वो आपका वीकेस्ट एसिड हो गया। अगर हमें एसिडिक और बेस के बारे में पता है तो कॉन्जुगेट एसिड बेस थ्योरी क्या कहती है साथियों,
कि जो कॉन्जुगेट एसिड जो होते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड अगर है तो उसके लिए वीक कॉन्जुगेट बेस मिलता है। स्ट्रॉन्ग एसिड का कॉन्जुगेट बेस हमेशा क्या होता है, वीक होता है। स्ट्रॉन्ग एसिड का कॉन्जुगेट बेस कैसा होता है, वीक कॉन्जुगेट बेस मिलता है हमेशा उसको, वीक कॉन्जुगेट बेस। यानी स्ट्रॉन्ग एसिड से क्या मिलता है, वीक कॉन्जुगेट बेस। और अगर मैं वीक एसिड लूंगा तो, अगर वीक एसिड होगा तो स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट बेस मिलेगा मुझे, स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट बेस। कॉन्जुगेट एसिड बेस थ्योरी यही कहती है कि स्ट्रॉन्ग एसिड है उसका कॉन्जुगेट बेस क्या होगा, वीक होगा साथियों, और अगर वीक एसिड है तो उसका कॉन्जुगेट बेस स्ट्रॉन्ग होगा। तो अब इनमें से सबसे वीक एसिड कौन है, सबसे वीक एसिड HF है। तो HF का जो कॉन्जुगेट बेस है यानी F माइनस, ये HF का कॉन्जुगेट बेस कौन है, F माइनस है। ठीक है, तो वही हमारा क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड हो जाएगा, सॉरी यहाँ पर स्ट्रॉन्गेस्ट बेस हो जाएगा साथियों। F माइनस हमारा क्या होगा, राइट आंसर होगा। F माइनस क्या होगा, राइट आंसर होगा, क्योंकि ये वीकेस्ट एसिड, वीक एसिड का बेस है तो ये स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट बेस कहलाएगा। तो स्ट्रॉन्गेस्ट बेस इनके अंदर हमसे स्ट्रॉन्गेस्ट बेस ही पूछा है तो वो F माइनस हो जाएगा। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 137 की तरफ साथियों। ये क्वेश्चन पूछता है द रेट कांस्टेंट ऑफ ए रिएक्शन। देखो रेट कांस्टेंट की बात करता है, तो रेट कांस्टेंट के लिए हमारे पास एक थ्योरी आती है जिसको हमने कहा है अरहेनियस थ्योरी। क्या कहते हैं साथियों उसको, अरहेनियस थ्योरी। तो अरहेनियस थ्योरी में हमसे क्या पूछा गया है, हमें क्या बताती है अरहेनियस थ्योरी, उसमें अरहेनियस इक्वेशन आती है K इज इक्वल टू ए ई रेज टू द पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी। इस इक्वेशन को हम कहते हैं साथियों अरहेनियस इक्वेशन। इस इक्वेशन को क्या कहते हैं, अरहेनियस इक्वेशन कहते हैं। ये है हमारे पास अरहेनियस इक्वेशन। ये क्या है, अरहेनियस इक्वेशन। अरहेनियस इक्वेशन क्या कहती है, ये बताती है विद एवरी 10 डिग्री सेल्सियस, विद एवरी 10 डिग्री सेल्सियस राइज इन टेम्परेचर, राइज इन टेम्परेचर the rate will become डबल और ट्रिपल। यानी हर 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर राइज करने के साथ साथ जो रिएक्शन की रेट है वो या तो डबल हो जाएगी या ट्रिपल हो जाएगी। अब हमसे यहाँ क्या पूछा हुआ है, हमसे पूछा रेट कांस्टेंट रिएक्शन का कैसे इफेक्ट करता है। तो ये कहता है डिक्रीजेज विद इंक्रीजिंग एक्टिवेशन एनर्जी या डिक्रीज विद डिक्रीजिंग एक्टिवेशन एनर्जी, या फिर वो एक्टिवेशन एनर्जी से इंडिपेंडेंट है, या फिर डिक्रीज विद इंक्रीजिंग टेम्परेचर की बात पूछ रहा है। तो एक चीज ध्यान से देखो, हमारे पास फॉर्मूला ही है जो हमें ये सोल्व करके देगा। मैं फिर से इसको यहाँ लिख रहा हूँ, K इज इक्वल टू में ए ई रेज टू द पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी। ठीक है, तो अब एक चीज ध्यान से देखो कि एक्टिवेशन एनर्जी अगर बढ़ेगी, क्या कह रहा हूं ध्यान से देखो, अगर एक्टिवेशन एनर्जी बढ़ेगी, क्योंकि पहला ऑप्शन क्या कह रहा है, इंक्रीजिंग एक्टिवेशन एनर्जी देखनी है। अगर एक्टिवेशन एनर्जी इंक्रीज होगी, अगर मैं इसको सर्कल कर देता हूँ एक्टिवेशन एनर्जी को, अलग अलग कलर के सर्कल से हम इनको ड्रा कर देंगे, ठीक है, ताकि हमारा ऑप्शन जो है वो बिल्कुल क्लियरली दिखाई दे जाए हमें। अगर मैं ये कह रहा हूँ कि एक्टिवेशन एनर्जी इंक्रीज करेगी, ठीक है, अगर एक्टिवेशन एनर्जी हम बढ़ा देते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी को हम क्या कर देते हैं, बढ़ा देते हैं साथियों, तो क्या होगा, अगर एक्टिवेशन एनर्जी को बढ़ा देते हैं ना, इसका मतलब क्या होगा कि ये जो पूरी टर्म है, ये जो पूरी टर्म है माइनस का ई ए बाई आर टी, ये डिक्रीज कर जाएगी। अगर ये पूरी टर्म डिक्रीज करेगी साथियों, इसका मतलब ये वाली पूरी टर्म डिक्रीज कर जाएगी। ठीक है, अगर ये वाली पूरी टर्म डिक्रीज कर जाती है, इसका मतलब क्या होता है कि रेट जो है, मतलब रेट जो है यानी के जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा किसके, एक्टिवेशन एनर्जी के। रेट जो है वो क्या हो जाएगी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगी साथियों किसके, एक्टिवेशन एनर्जी के। अगर ये एक्टिवेशन एनर्जी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गई, अगर ये एक्टिवेशन एनर्जी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गई, तो यहाँ से हमारा आंसर भी निकल जाएगा। देखो जैसे ही एक्टिवेशन एनर्जी को हम बढ़ाते हैं यानी नेगेटिव वैल्यू बढ़ जाएगी, इसका मतलब ये पूरी वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी। इसका मतलब ये एक्सपोनेंशियल पावर में है, तो इसका मतलब ये पूरी एक्सपोनेंशियल वैल्यू भी डिक्रीज हो जाएगी। इसीलिए के की वैल्यू क्या हो जाती है, इसके साथ इंक्रीज करती है। अगर एक्टिवेशन एनर्जी इंक्रीज करेगी तो के की वैल्यू डिक्रीज करेगी, क्योंकि ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाता है। ठीक है, तो रेट कांस्टेंट ऑफ ए रिएक्शन डिक्रीजेस विद इंक्रीजिंग एक्टिवेशन एनर्जी।
तो ये डिक्रीज करेगा, बिल्कुल सही है। पहला ही ऑप्शन हमारा क्या हो जाता है, बिल्कुल करेक्ट हो जाता है साथ। पहला ही ऑप्शन हमारा क्या हो जाता है, करेक्ट हो जाता है। ठीक है, सीधा सीधा सा क्वेश्चन था, कहाँ से, सिर्फ अरहेनियस इक्वेशन को ही सोल्व करना था। ठीक है, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कहता है साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि आप हमें ये बताइए कि इस रिएक्शन के लिए फॉर द फॉलोइंग इक्विलिब्रियम, ये इक्विलिब्रियम है, Cl2 गैसियस प्लस 2 NO गैसियस प्लस में 2 NOCl, मतलब प्रोडक्ट में बन रहा है 2 NOCl गैसियस। द कंसंट्रेशन ऑफ NOCl विल इंक्रीज, कहने का मतलब क्या, किसके बारे में बात कर रहा है, NOCl की कंसंट्रेशन के बारे में। और क्या कह रहा है, विल इंक्रीज इफ द इक्विलिब्रियम इज डिस्टर्ब्ड बाय, यानी ये क्वेश्चन किस पे बेस्ड है, इसका आंसर हमारा होगा लेच क्लियर्स प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड, लेच क्लियर्स प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड आंसर होगा साथियों हमारा। ठीक है, अब लेच क्लियर्स प्रिंसिपल क्या कहता है, ये कहता है कि कोई भी अगर डिस्टरबेंस पैदा होता है इक्विलिब्रियम सिस्टम के अंदर हमारा, तो जो सिस्टम है वो उस चेंज को काउंटर करने की कोशिश करता है। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा, सिस्टम always counter the change produced by external factor। ठीक है, एक्सटर्नल फैक्टर और इंटरनल फैक्टर कोई भी हो जाए, उसमें जो भी चेंज प्रोड्यूस हुआ है उसको काउंटर करने की कोशिश करता है सिस्टम। कहने का मतलब अगर हमें NOCl की कंसंट्रेशन को इंक्रीज करना है तो हम क्या कर सकते हैं, देखो कैसे ये इंक्रीज हो सकती है, दो तरीके हैं। देखो, अगर मान लो हम क्लोरीन ऐड कर दें, अगर क्लोरीन की कंसंट्रेशन बढ़ा दें, तो अगर क्लोरीन की कंसंट्रेशन बढ़ेगी, क्योंकि मैं पहला ही ऑप्शन पढ़ रहा हूँ एडिंग क्लोरीन, तो उसी के हिसाब से मैं आंसर कर रहा हूँ। अगर मैं क्लोरीन की कंसंट्रेशन बढ़ाता हूँ तो मोर नंबर ऑफ क्लोरीन एटम विल रिएक्ट विद नाउ NO, क्योंकि अब जैसे ही क्लोरीन और ज्यादा हो जाएगा तो वो फिर से NO के साथ रिएक्ट करेगा, फिर से कुछ ना कुछ प्रोडक्ट बनेगा, और प्रोडक्ट हमारा क्या है, 2 NOCl गैसेस, यानी फिर से क्या हुआ, NOCl की कंसंट्रेशन बढ़ी। तो पहला ही ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाता है साथियों। फर्स्ट ऑप्शन क्या कहता है हमें, फर्स्ट ऑप्शन ये कहता है कि अगर हम क्लोरीन को ऐड कर दें, यानी जब भी आप रिएक्टेंट को ऐड करते हो, इसको अगर जनरलाइज करो तो एडिशन ऑफ रिएक्टेंट, एडिशन ऑफ रिएक्टेंट क्या करता है, एडिशन ऑफ रिएक्टेंट फेवर्स दी प्रोडक्शन ऑफ, फेवर्स दी प्रोडक्शन ऑफ मोर प्रोडक्ट। या फिर आप इसको ऐसे भी कह सकते हो दूसरी लैंग्वेज में साथियों कि एडिशन ऑफ रिएक्टेंट और increase in concentration of reactant, concentration of any of reactant, any of the reactants, किसी भी रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन अगर बढ़ा दी जाए, any of the reactants, the equilibrium, the equilibrium will shift to right hand side, will shift to right hand side, यानी कि प्रोडक्ट साइड, वो किस साइड चला जाएगा, प्रोडक्ट साइड शिफ्ट होगा। और अगर इक्विलिब्रियम प्रोडक्ट साइड शिफ्ट हो जाएगा तो यानी कि मोर प्रोडक्ट प्रोड्यूस होगा। अगर मोर प्रोडक्ट प्रोड्यूस होगा तो इसका मतलब प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाएगी। इसका मतलब पहला ही ऑप्शन सही है कि अगर हम क्लोरीन ऐड कर देंगे, यानी रिएक्टेंट कोई भी रिएक्टेंट ऐड कर दो ना, तो क्लोरीन भी एक रिएक्टेंट है, अगर इसकी कंसंट्रेशन इंक्रीज करेंगे तो ऑब्वियस है इसकी कंसंट्रेशन अपने आप इंक्रीज हो जाएगी साथियों, क्योंकि और ज्यादा रिएक्शन होगी। ये कह रहा है एडिंग NOCl, देखो NOCl ऐड करने से होगा क्या, डिसोसिएशन यानी रिवर्स रिएक्शन प्रोसीड हो जाएगी, यानी NOCl की कंसंट्रेशन जैसे ही हम NOCl ऐड करेंगे तो वो और ज्यादा टूटने लगेगा, यानी उसकी कंसंट्रेशन तो घटेगी ना सॉल्यूशन के अंदर। रिमूविंग NO को रिमूव कर दोगे, अगर NO को रिमूव कर दोगे तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, NO की कंसंट्रेशन कम हो गई, इसका मतलब क्या होगा, इसकी कंसंट्रेशन को बढ़ाने के लिए फिर से इसका डिसोसिएशन होगा NOCl का, और बैकवर्ड रिएक्शन चलेगी, फॉरवर्ड रिएक्शन नहीं जाएगी। अगर क्लोरीन को रिमूव करोगे तब भी यही चलेगा, यानी जब भी रिएक्टेंट को ऐड करते हो तो रिएक्शन राइट हैंड साइड जाती है, और अगर रिमूवल रिएक्टेंट का कर दोगे, रिमूवल ऑफ रिएक्टेंट, अगर रिमूवल ऑफ रिएक्टेंट होगा तो आपकी रिएक्शन किस में जाएगी, रिएक्शन विल प्रोसीड इन, रिएक्शन विल प्रोसीड इन बैकवर्ड डायरेक्शन, किस में जाएगी, बैकवर्ड डायरेक्शन। अगर आप रिएक्टेंट को रिमूव करोगे तो बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगी, प्रोडक्ट को रिमूव करोगे तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर 139 हमसे क्या कहता है, विच पेयर ऑफ एलिमेंट्स
शोज डायगोनल रिलेशनशिप। देखो डायगोनल रिलेशनशिप होती क्या है, पहले तो इसको समझते हैं, ठीक है। डायगोनल रिलेशनशिप, देखो डायगोनल रिलेशनशिप का फंडा क्या है साथियों? डायगोनल रिलेशनशिप का फंडा ये है कि जो सेकंड पीरियड का एलिमेंट है, इसका सेकंड पीरियड एलिमेंट्स shows similarity in chemical and physical properties। physical properties with second element of next group। यानी अगर किसी भी ग्रुप के एलिमेंट की बात की जाए, सेकंड पीरियड के किसी भी एलिमेंट का कोई ग्रुप होगा, तो वो क्या करेगा, वो नेक्स्ट ग्रुप के सेकंड एलिमेंट के साथ सिमिलर बिहेवियर शो करेगा, चाहे वो केमिकल प्रॉपर्टी हो, चाहे साथियों वो क्या हो, फिजिकल प्रॉपर्टी हो। अगर ऐसी बात आती है, अगर ऐसी बात आती है तो हमारे पास क्या होता है, इसी को हम क्या कहते हैं, डायगोनल रिलेशनशिप कहते हैं साथियों। जैसे मैं एग्जांपल के लिए आपके पास लिखता हूं कि जो सेकंड पीरियड के एलिमेंट है, मैं उनको सभी को लिख देता हूं, जैसे लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। इनके बाद कौन आता है, देखो इनके नीचे जस्ट यहाँ आता है सोडियम, यहाँ आता है मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर एंड क्लोरीन। तो खास बात क्या है साथियों, खास बात ये है कि इनके अंदर डायगोनल रिलेशनशिप किस किस के अंदर आती है, देखो मैं बताता हूँ आपको। खास बात ये है कि डायगोनल रिलेशनशिप आती है, लिथियम शो करता है मैग्नीशियम की तरह, क्लियर है। और उसके बाद बेरिलियम शो करता है एल्यूमिनियम की प्रॉपर्टीज की तरह, बेरिलियम एल्यूमिनियम की तरह प्रॉपर्टी शो करता है, ठीक है। फिर आपके पास आता है ये जो है बोरोन है, बोरोन सिलिकॉन की तरह प्रॉपर्टी शो करता है, कार्बन फॉस्फोरस के साथ सिमिलरिटी शो करता है, नाइट्रोजन सल्फर के साथ करता है, और ऐसे ही ऑक्सीजन क्लोरीन के साथ सिमिलरिटी शो करता है फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज के साथ। ऐसा कैसे हो रहा है, इसका रीजन भी है। रीजन क्या है इसके पीछे, रीजन क्या है, कारण क्या है साथियों? रीजन है कि जो सेकंड पीरियड के एलिमेंट्स हैं सारे के सारे, किसकी बात कर रहा हूं मैं, सेकंड पीरियड एलिमेंट्स की बात कर रहा हूं साथियों, किसकी, सेकंड पीरियड एलिमेंट्स की बात कर रहा हूं। ये जो सारे के सारे हैं सेकंड पीरियड के एलिमेंट्स जो है साथियों, ठीक है, ये सेकंड पीरियड के जो एलिमेंट्स है ना, सब के सब इनका स्मॉल साइज है, स्मॉलेस्ट साइज है इन रेस्पेक्टिव ग्रुप्स, अपने रेस्पेक्टिव ग्रुप्स के अंदर स्मॉलेस्ट साइज है, ठीक है। हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, हाईएस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिविटी है, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी है, और साथ में हाई चार्ज ओवर रेडियस रेशियो है, रेडियस रेशियो, या फिर आप इसको कह सकते हो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इनके ऊपर हाई होती है। इन तीन वजहों से ये डायगोनल रिलेशनशिप शो करते हैं, क्योंकि इसके अकॉर्डिंग साइज और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसकी होती है, इसकी सिमिलरिटी में इसकी होती है। तो इन्हीं वजह से क्या होता है, ये इसके साथ प्रॉपर्टी शो करता है। जैसे लिथियम नाइट्राइड बनाता है, लिथियम नाइट्रोजन के साथ क्या बनाएगा, लिथियम नाइट्राइड बनाएगा, लिथियम नाइट्राइड। बाकी लिथियम यानी बाकी फर्स्ट ग्रुप का कोई एलिमेंट नाइट्राइड बनाता ही नहीं, जबकि मैग्नीशियम नाइट्रोजन के साथ रिएक्शन करके मैग्नीशियम नाइट्राइड बनाता है, मैग्नीशियम नाइट्राइड बनाता है साथियों। इसका मतलब क्या है, ये दोनों सिमिलर प्रॉपर्टी शो कर रहे हैं, क्लियर है। दूसरी बात क्या है कि ऐसे ही ये अपने ग्रुप से तो बिहेव करेंगे अलग, लेकिन सेकंड एलिमेंट जो सेकंड पीरियड है, इसके नेक्स्ट पीरियड का सेकंड एलिमेंट जो है उसके साथ अपनी प्रॉपर्टी सिमिलर शो करेंगे, क्लियर है। अब हमें इनमें से क्या ढूंढना है कि इनमें से कौन से एलिमेंट्स जिनके एटॉमिक नंबर हमें गिवन है वो डायगोनल रिलेशनशिप शो करते हैं। तो ऐसे एलिमेंट कौन से हैं, हमें उनको ढूंढना है साथियों। तो वो एलिमेंट कौन से उनको ढूंढते हैं, चलो। तो जो एलिमेंट है हमारे पास उनको बारी बारी से देख लेते हैं। जैसे 9 और 17, देखो भाई 9 किसका है, 9 नंबर जो होता है वो आपके पास आ गया फ्लोरीन का। तो फ्लोरीन जो है वो क्लोरीन के साथ, तो 17 किसका होता है, क्लोरीन का होता है। तो फ्लोरीन जो है वो क्लोरीन के साथ तो रिलेशनशिप शो करेगा नहीं डायगोनल, ये तो सेम ग्रुप के एलिमेंट है, तो ये तो दूसरे ग्रुप के साथ होता है ना। इसका मतलब पहला ऑप्शन तो खत्म हो गया।
फिर 6 and 14, 6 and 14 का मतलब क्या होगा, कार्बन, और 14 का मतलब हो गया सिलिकॉन, तो ये भी सेम ग्रुप के हो गए, ये भी आपस में डायगोनल रिलेशनशिप शो नहीं कर सकते। फोर्थ ऑप्शन देखते हैं 7 and 15, तो भाई 7 कौन है, नाइट्रोजन, 15 कौन है, फॉस्फोरस, सेम के एक ही ऑप्शन बचता है साथियों, वही हमारा करेक्ट आंसर, और वो है 4 and 13। 4 and 13 कौन है भाई, ध्यान से देखो, बेरिलियम और एल्यूमिनियम है। क्लियर है, तो इसका मतलब ये हमारा क्या है, सही आंसर, इसका मतलब ये क्या है, ये करेक्ट आंसर है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कहता है साथियों, ध्यान से देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि आपके पास विच ऑफ द मोस्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स शो मोस्ट स्ट्रॉन्ग ऑर्थो पैरा डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस। ठीक है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस क्या होता है, देखो जितने भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, जनरली क्या होता है, प्लस आई इफेक्ट शो करने वाले, यानी पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट शो करने वाले जो भी ग्रुप है साथियों, उनके बारे में बात कर रहा हूं। वो क्या होते हैं, ऑर्थो पैरा डायरेक्टर, तो क्या होते हैं, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो होती है, रिंग सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी आप कह सकते हो, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में वो क्या होते हैं, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग कहलाते हैं। अब इसके लिए इस क्वेश्चन का आंसर करना इजी तब हो जाता है अगर आपको ऑर्डर याद हो। अगर आपको क्या हो, ऑर्डर याद हो, तो आपको कोई रीजन वगैरह कुछ नहीं देखना होता, सिर्फ आपको ऑर्डर पता होना चाहिए। वो अगर ऑर्डर आपको याद है ना साथियों, तो फिर आप बिल्कुल आराम से, बिल्कुल इजीली इस क्वेश्चन का आंसर कर सकते हो। तो मैं आपको वो ऑर्डर ही लिखवा देता हूँ। तो एक्टिवेटिंग इफेक्ट का जो ऑर्डर है, यानी इस ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग प्रॉपर्टी का जो ऑर्डर है आपके पास, वो क्या होता है, सबसे मोस्ट ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग ग्रुप होता है आपके पास NH2। NH2 के बाद बारी आती है साथियों NHR की, यानी सब्स्टिट्यूटेड अमाइन ग्रुप। उसके बाद बारी आती है साथियों डाई सब्स्टिट्यूटेड अमाइन ग्रुप, डाई अल्काइल अमाइन की बारी आती है। ठीक है, फिर आपके पास बारी आती है OH ग्रुप की, किसकी, OH ग्रुप की, यानी एल्कोहलिक ग्रुप की बारी आती है। फिर आपके पास बारी आती है OR ग्रुप की, OR का मतलब एल्कोक्सी ग्रुप की बारी आती है। उससे कम किसका इफेक्ट होता है, NHCOR ग्रुप, किसका, NHCOR ग्रुप, यानी सब्स्टिट्यूटेड अमाइड ग्रुप जो होता है उसकी बात कर रहे हैं। फिर आपके पास बारी आती है OCOR ग्रुप की। ठीक है, और लास्ट में आपके पास आता है साथियों अल्काइल ग्रुप। लास्ट में क्या आता है, अल्काइल ग्रुप आता है आपके पास। इसका मतलब क्या है, ये जो है एक्चुअल में आपके पास ये ऑर्डर है। ठीक है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में मैंने लिखा हुआ है, यानी ये किस में है, डिक्रीजिंग ऑर्डर, किस में लिखा है साथियों मैंने, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एक्टिवेटिंग इफेक्ट, एक्टिवेटिंग स्ट्रेंथ या पावर, ऐसे कर लेते हैं। ठीक है, एक्टिवेटिंग स्ट्रेंथ या पावर, यानी ऑर्थो पैरा डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस भी आप इसको कह सकते हो। इसका मतलब अमाइन ग्रुप अगर हमें दिया है तो मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट ऑर्थो पैरा डायरेक्टिव ग्रुप होता है। तो हमारा आंसर जो है ना वो वहीं पे क्लोक हो जाता है। हमारा आंसर यहीं क्लोक हो गया, ऑप्शन नंबर 3 जिसमें आपको NH2 ग्रुप दिया हुआ है, यही आपका क्या रहेगा, करेक्ट ऑप्शन रहेगा साथियों। क्लियर है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पैकिंग फ्रैक्शन पूछा हुआ है या पैकिंग एफिशिएंसी पूछी हुई है साथियों। पैकिंग एफिशिएंसी कैलकुलेट करनी है भाई, पैकिंग एफिशिएंसी कैलकुलेट करनी है, कर लेंगे अभी। देखो किसकी पूछी है, फेस सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर की पूछी है। किसकी पूछी है साथियों, फेस सेंटर्ड क्यूबिक आपका स्ट्रक्चर होता है उसकी पूछी है। तो पहले तो मैं ये बता देता हूँ कि फेस सेंटर्ड जो है आपके पास, अगर ऐसे चलो ड्रा कर लेते हैं ना, इसकी बजाय ये कर लेते हैं, तो फेस सेंटर्ड को कैसे बनाएंगे उसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, फेस सेंटर्ड को थोड़ा ऐसे ड्रा कर लेते हैं, इसकी जगह स्ट्रेट लाइन वो भी इसी कलर की होगी तो ठीक है। ये साथियों हमारे पास फेस मतलब एक क्यूबिक स्ट्रक्चर है, यूनिट सेल है, एक क्यूबिक यूनिट सेल मान लेते हैं इसको हम। ठीक है,
लीड को अगर मैं करूँगा तो क्या, चलो देखते हैं, ऐसे ही करके देखते हैं। अब इसके अंदर एटम कहाँ होंगे, देखो कॉर्नर पे तो एटम होते ही होते हैं, हर एक कॉर्नर पे एटम होता है, ठीक है। किसी भी क्यूबिक यूनिट सेल के हर एक कॉर्नर पे एक एटम होता है, क्लियर है, हर एक कॉर्नर पे एटम होगा ही होगा, ठीक है। तो कॉर्नर वाले एटम का जो कंट्रीब्यूशन होता है वो 1/8 होता है। कॉर्नर वाले एटम का कंट्रीब्यूशन कितना होता है, 1/8, यानी कॉर्नर पे तो है ही है। उसके अलावा कहाँ होता है, फेस के सेंटर पे होता है, ईच फेस के सेंटर पे होता है, हर फेस के सेंटर पे। कितने फेस है यहाँ पर साथियों, आपके पास फेस कितने हैं टोटल, 2 4 2 6, टोटल फेस कितने हैं, 6 फेसेस होते हैं, 6 फेसेस। और हर फेस पे कंट्रीब्यूशन कितना होता है, 1/2, 1/2 इंटू में 6 कितना हो गया, 3, यानी फेस में टोटल एटम्स का कंट्रीब्यूशन कितना हुआ, 3 एटम्स टोटल फेस का कंट्रीब्यूशन करते हैं। और कॉर्नर्स पे होते हैं टोटल 8 एटम, ठीक है, 8 कॉर्नर है, 8 एटम हो जाएंगे साथियों। तो 1/8 उसका कंट्रीब्यूशन होता है, इसका मतलब क्या हो गया, ये 1 एटम कॉर्नर पे कंट्रीब्यूशन होता है 1, यानी कि टोटल नंबर ऑफ एटम कितना होगा, किसी एक फेस सेंटर्ड यूनिट सेल के अंदर, फेस सेंटर क्यूबिक स्ट्रक्चर के अंदर टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने होंगे, टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने हो जाएंगे साथियों, 3 + 1 यानी कि 4। अब देखो जो एटम्स हैं उनको हम क्या मान लेते हैं, स्फीयर मान लेते हैं। स्फीयर को हमने क्या माना हुआ, एटम को ही क्या मान लिया साथियों, स्फीयर मान लिया। यानी कि यहाँ पर कितने स्फीयर हैं, 4 स्फीयर इसके अंदर प्रेजेंट है साथियों। कितने स्फीयर प्रेजेंट है, 4 स्फीयर हैं या एटम्स हैं, स्फीयर या फिर एटम्स हैं एफसीसी स्ट्रक्चर के अंदर। किसके अंदर, एफसीसी फेस सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर के अंदर हमारे पास 4 स्फीयर है साथियों। अब हमें करना क्या, पैकिंग फ्रैक्शन निकालना है। एक स्फीयर की वॉल्यूम क्या होती है, 4/3 पाई आर क्यूब। तो 4 स्फीयर की कितनी हो जाएगी, 4 इंटू में 4/3 पाई आर क्यूब हो जाएगी साथियों। ये है 4 स्फीयर की वॉल्यूम आपके पास। और एज लेंथ और आर का रिलेशन क्या है, रेडियस ऑफ स्फीयर और एज लेंथ का रिलेशन क्या होता है, वो इसमें होता है a/4√2, ठीक है। वो क्या होता है, a/4√2, ठीक है रे। अब हमें क्या निकालना होता है, पैकिंग फ्रैक्शन या पैकिंग एफिशिएंसी, पैकिंग फ्रैक्शन या फिर पैकिंग एफिशिएंसी निकालनी होती है साथ। पैकिंग एफिशिएंसी का फॉर्मूला होता है हमारे पास, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय होल स्फीयर्स, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय ऑल स्फीयर, जितने भी स्फीयर हैं उन सबके द्वारा ऑक्यूपाई की गई वॉल्यूम, डिवाइड बाय में जो टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल है, टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, ठीक है। अगर ए एज लेंथ है तो टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल क्या हो जाएगी, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल वो क्या हो जाएगी, ए क्यू। ये टोटल वॉल्यूम की बात कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि अगर ए उसमें क्या है, ए एज लेंथ है, ए क्या है आपके पास, एज लेंथ है, ठीक है, ठीक है, ए एज लेंथ है, हर साइड ए है, मान लो ए सेंटीमीटर है, तो ए क्यूबिक सेंटीमीटर आपके पास वॉल्यूम आ जाएगी। तो आपके पास जो वॉल्यूम आएगी 4 × 4/3 पाई आर क्यूब, डिवाइड बाई में आपके पास क्या आ जाता है साथियों, ए क्यूब आ जाता है। अगर इसको आप सोल्व करते हो, ठीक है, तो आर वाली वैल्यू यहाँ पर पुट कर दोगे, 4/4 इंटू में पाई इंटू में आर की जगह आप क्या लिख दोगे, a/में 4√2 का क्यूब, डिवाइड बाई में आपके पास ए क्यूब आएगा। जब इसको आप सोल्व करोगे साथियों तो आपके पास जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी π/3√2, और ये होता है आपके पास टोटल 0.74 इसका आंसर आएगा। अगर इसको सोल्व करोगे पाई के डिवाइड में इसको करोगे, अगर इसको परसेंटेज में निकालेंगे तो ये आएगा 74%। कितना आएगा, 74% आएगा साथियों। कितना आएगा, 74% आ जाएगा आपके पास। इसका मतलब जो पैकिंग फ्रैक्शन है इसका आंसर हमारा क्या आ जाएगा, 74% आएगा। और 74% आंसर आएगा तो इसको हम लॉक कर देते हैं भाई, ये वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट, यानी ऑप्शन नंबर 3 क्या है हमारा करेक्ट आंसर है साथी। ऑप्शन नंबर 3 क्या है, करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 142, वो हमसे पूछता है द एफिशिएंसी ऑफ फ्यूल सेल। देखो फ्यूल सेल की जो एफिशिएंसी है साथियों वो किससे गिवन होती है, सिंपल सा फॉर्मूला होता है, एफिशिएंसी ऑफ फ्यूल सेल, एफिशिएंसी ऑफ फ्यूल सेल, उसका फॉर्मूला होता है साथियों डेल्टा जी डिवाइड बाई में डेल्टा, उसका फॉर्मूला क्या होता है साथियों, डेल्टा जी डिवाइड बाई में डेल्टा। तो हमारा ऑप्शन नंबर तो करेक्ट होगा 2, डेल्टा जी डिवाइड बाई में डेल्टा एच, ये हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा साथियों।
क्लियर है। अब मैं बात करता हूँ एफिशिएंसी का मतलब क्या होता है। एफिशिएंसी का मतलब होता है कि अगर जितना फ्यूल हम डाल रहे हैं, मतलब जितना फ्यूल हम दे रहे हैं उससे हमें कितनी एनर्जी मिल रही है, जितनी ज़्यादा एनर्जी मिलेगी उतना ही ज़्यादा एफिशिएंट हमारा सिस्टम माना जाएगा। तो जो फ्यूल सेल होते हैं, जो हमारे पास फ्यूल सेल है, ठीक है, उनकी जो एफिशिएंसी है, एफिशिएंसी ऑफ फ्यूल सेल जो है ना, वो अराउंड 75% है। कितनी है? रफली अराउंड 70% के आसपास है। ठीक है। और जो सबसे इंपॉर्टेंट फ्यूल सेल जो आपकी बुक में दिया हुआ वो है H2O2 फ्यूल सेल। ठीक है। H2O2 फ्यूल सेल जो किस में यूज किया गया था? अपोलो स्पेस प्रोग्राम में यूज किया गया था साथियों। किसमें? अपोलो स्पेस प्रोग्राम के अंदर यूज किया गया था। ठीक है। अपोलो स्पेस प्रोग्राम के अंदर इसको यूज किया गया था H2O2 फ्यूल सेल को। क्लीन एनर्जी इसकी एफिशिएंसी जो है वो ऑलमोस्ट 70% के आसपास है। जो थर्मल पावर प्लांट होते हैं, क्या है? थर्मल पावर प्लांट जो होते हैं आपके, उनकी एफिशिएंसी कितनी है? उनकी एफिशिएंसी रफली 40% के आसपास होती है। किसके आसपास? अभी रफली 40% के आसपास होती है। इसका मतलब H2O2 फ्यूल सेल जो है ना, वो आपका एक अच्छा बेटर फ्यूल सेल है साथी। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 143। तो 143 क्वेश्चन में आपके पास क्या है साथियों? 143 क्वेश्चन में आपसे ये पूछा हुआ है, 143 में आपसे पूछा गया साथियों कि ए पेयर ऑफ नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। देखो, पोलर मॉलिक्यूल का मतलब क्या होता है? पोलर मॉलिक्यूल वो होते हैं जिनके अंदर क्या जनरेट होता है? एक डायपोल जनरेट होता है, या फिर हैव सम डायपोल मोमेंट, जिनके अंदर क्या होती है? कुछ ना कुछ डायपोल मोमेंट होती है। हैव सम डायपोल मोमेंट। डायपोल मोमेंट को आप किससे डिनोट करते हो साथियों? जिसको हम म्यू से डिनोट करते हैं। और ये क्या होती है? ये क्यू मल्टीप्लाइड बाई आर होती है। अब इनका मतलब क्या होता है? क्यू का मतलब होता है चार्ज, और आर का मतलब होता है डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन ऑफ चार्ज। ठीक है। डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन ऑफ चार्ज, यानी पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के सेपरेशन का डिस्टेंस जो है ना, उसी को हम क्या कहते हैं? सेपरेशन ऑफ चार्जेस। उसी को हम क्या कहते हैं? आर कहते हैं। ठीक है। उसी को हम क्या कहते हैं? आर। और डायपोल मोमेंट की जो यूनिट होती है उसको हम क्या कहते हैं? डी वाई कहते हैं। उसको हम क्या कहते हैं? डी वाई कहते हैं। अब देखो इसके अंदर कौन सा नॉन पोलर मॉलिक्यूल है? नॉन पोलर वो होगा, पोलर की कुछ ना कुछ डायपोल होगी, डायपोल मूवमेंट होगी साथियों। और नॉन पोलर मॉलिक्यूल के अंदर जो डायपोल मूवमेंट होगी, ठीक है, जो डायपोल मूवमेंट होगी, यानी जो म्यू की वैल्यू होगी, वो इक्वल टू क्या रहेगी साथियों? जीरो रहेगी। यानी जो नेट रिजल्टेंट मूवमेंट होगी वो कैंसल आउट होगी, जीरो पे वैल्यू आ जाएगी। तो डायपोल मूवमेंट जीरो किसकी है? देखो हम पहला क्वेश्चन चेक करते हैं, BeCl2। BeCl2 एक लीनियर मॉलिक्यूल होता है, इसके अंदर डायपोल मूवमेंट जीरो होते हैं, बिल्कुल अच्छी बात है। क्या SnCl2 में होती है? क्या SnCl2 में होती है? नहीं होती भाई। SnCl2 में डायपोल मूवमेंट जीरो नहीं होती है। तो इसका मतलब पहला ऑप्शन तो हमारा क्लोज ही हो गया। BF3 और ClF3, तो BF3 और ClF3 में ऐसा कुछ मॉलिक्यूल होता है, डायपोल मूवमेंट की जो डायरेक्शन अगर हम ड्रा करें तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट की तरफ एरो हेड होता है और लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट की तरफ टेल होता है। अगर डायरेक्शन की बात करें डायपोल मूवमेंट की, तो ऐसे शो करते हैं, क्रॉस और आगे की तरफ एरो, पीछे की तरफ क्रॉस। ये जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है, जैसे मैं HCl का एग्जांपल ले लूं, तो इसके ऊपर डेल्टा नेगेटिव चार्ज, इसके ऊपर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज, डायपोल मूवमेंट बनती है। तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है उसकी तरफ एरो हेड होता है, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट की तरफ टेल होता है। ये डायरेक्शन बताता है। ठीक है। डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड यानी दोनों ही चीजें, इसका मतलब क्या है? स्केलर है या वेक्टर क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी। अब देखो भाई, यहाँ अगर देखेंगे तो डायपोल मूवमेंट, एक डायपोल मूवमेंट इधर जा रही है, दो इधर जा रही है, तो कुछ ना कुछ डायपोल मूवमेंट आएगी इसकी, कुछ ना कुछ डायपोल की यहाँ नॉट इक्वल टू जीरो है। इसका मतलब लीनियर तो बिल्कुल नहीं हो सकता। ठीक है। यानी ClF3 है, ये भी लीनियर नहीं हो सकता। बॉन्ड एंगल भी 120 डिग्री का है, बॉन्ड एंगल भी 120 डिग्री का। हाइब्रिडेशन से अगर निकालो तो हाइब्रिडेशन sp2 होती है। sp2 हाइब्रिडेशन में क्या होता है? ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर होती है। ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर होती है, यानी ये लीनियर तो नहीं है बिल्कुल भी। तो इसमें भी डायपोल मूवमेंट आपके जीरो नहीं आएगी। क्लियर है। ClF3 है, सॉरी हाँ, BF3 है, उसके अंदर तो डायपोल मूवमेंट जीरो आएगी भाई। BF3 में तो डायपोल मूवमेंट आपके जीरो आएगी साथियों। ठीक है। क्यों? क्योंकि कैंसल आउट हो जाती है। अगर एक भी बॉन्ड आपका दूसरी साइड बन रहा है, एक भी बॉन्ड जो है ना वो आपका क्या है? वो दूसरी साइड आ रहा है, तो इसका मतलब डायपोल मूवमेंट जीरो है। sp2 जरूर है लेकिन डायपोल मूवमेंट यहाँ पर जीरो। लेकिन ClF3 में नहीं होता। ClF3 में ऐसा क्यों नहीं होता साथियों? क्योंकि ClF3 में स्ट्रक्चर कुछ ऐसे बनती है। ठीक है। ClF3 में स्ट्रक्चर कुछ ऐसे बनती है, लोन दो लोन पेयर आते हैं, लोन पेयर बोन पेयर रिपल्शन की वजह से लीनियर नहीं रह पाते और डायपोल मूवमेंट सारी कैंसल आउट नहीं हो पाती है। इसी वजह से कहते हैं कि इसकी डायपोल मूवमेंट जीरो के इक्वल नहीं है, मतलब दूसरा ऑप्शन भी हमारा नहीं हो सकता। तीसरे ऑप्शन के ऊपर चलते हैं, CO2 और SO2।
देखो कार्बन के ऊपर कोई लोन पेयर नहीं है, ये लीनियर होता है, ठीक है कोई बात नहीं। SO2 में लोन पेयर होता है, लोन पेयर बॉन्ड पे रिपल्शन होता है, इसका मतलब ये भी नहीं हो सकता। तो ऑप्शन हमारे पास एक ही बचता है, BeCl2 एंड HgCl2। तो यही आपका करेक्ट आंसर होता है, BeCl2 एंड HgCl2, जिसकी डायपोल मोमेंट क्या होती है, नॉन पोलर। यानी नॉन पोलर का मतलब इन दोनों की डायपोल मोमेंट क्या है, जीरो है। जीरो डायपोल मोमेंट है, इसका मतलब क्या है, नॉन पोलर मॉलिक्यूल है। क्लियर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 144 ये कहता है एनिलीन रिएक्ट करती है NaNO2 के साथ डाइल्यूट HCl के साथ 0 से 5 डिग्री सेल्सियस पे। बहुत ही आसान रिएक्शन है भैया, आप लोगों ने पढ़ भी रखी है, कर भी रखी है, आपको आती भी है। ठीक है, एनिलीन की रिएक्शन यानी NH2 के साथ बना हुआ आपके पास बेंजीन रिंग। आप एनिलीन की रिएक्शन करवाइए, किसके साथ आप रिएक्शन करवा रहे हैं, प्लस में NaNO2 यानी सोडियम नाइट्राइट, साथ में आप क्या ले रहे हैं साथियों, डाइल्यूट HCl ले रहे हैं, डाइल्यूट HCl, और टेम्परेचर आपने रखा हुआ है 0 से 5 डिग्री सेल्सियस। अब अगर इस 0 से 5 डिग्री सेल्सियस की जगह आपको ये लिखा होता कि 273 से 278 केल्विन, तब भी बात तो वही थी। एग्जामिनर आपको ऐसे भी उलझाता है। देखो मैक्सिमम केसेस में क्या होता है कि एनसीईआरटी की बुक में आपको ये लिखा मिलेगा 273 से 278 केल्विन। अब यहाँ उसने क्या दे दिया, 0 से 5 डिग्री सेल्सियस। बस यही आपको उलझाने की कोशिश करता है, बाकी क्वेश्चन बहुत आसान है। ठीक है, जब ये बनता है तो एक कंपाउंड ए बनता है। कंपाउंड ए क्या होता है, उसको हम बोलते हैं साथियों बेंजीन डायजोनियम सोल्ट। क्या बोलते हैं, बेंजीन डायजोनियम सोल्ट N2 प्लस Cl-, इसको बोलते हैं बेंजीन डायजोनियम सोल्ट, BDS जिसको बोलते हैं। तो कंपाउंड ए आपका बनेगा ये। तो यानी ये नाइट्रो ग्रुप नहीं बनेगा, ये वाला भी नहीं बनेगा, तो दो ऑप्शन तो यही करेक्ट आपके कैंसिल हो गए। ए बनाने से ही दो ऑप्शन कैंसिल हो गए। अब तो 50% चांस है आपका क्वेश्चन सही होने के। ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है। अब ये कहता है कि कंपाउंड ए की रिएक्शन किसके साथ करवा दी, हाइपोफॉस्फोरस एसिड के साथ। अब हाइपोफॉस्फोरस एसिड क्या होता है, H3PO2 को हाइपोफॉस्फोरस एसिड क्या होते हैं, वाटर की प्रेजेंस में। ये है आपके पास हाइपोफॉस्फोरस एसिड, हाइपोफॉस्फोरस एसिड H3PO2। उसके साथ जैसे ही रिएक्शन करवाते हो साथियों आप इसको, तो आपको मिलता है सिर्फ बेंजीन। क्या मिलता है यहाँ पर, फाइनल में आपको क्या मिलता है, बेंजीन मिलता है, बेंजीन। और बेंजीन का फॉर्मूला क्या होता है साथियों, इसी को हम क्या कह देते हैं, C6H6 भी कहते हैं। तो ऑप्शन तो आपके पास पता चल ही गया होगा आपको कि थर्ड वन आपका बिल्कुल करेक्ट रहने वाला है। थर्ड ऑप्शन आपका क्या रहेगा, सही आंसर रहेगा। बेंजीन के साथ आपको क्या मिलता है, आपको वो भी पता होना चाहिए। यहाँ पर नाइट्रोजन गैस निकलती है, प्रोटीन के एस्टिमेशन में काम आती है, क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन में। साथ में H3PO3 रिलीज होता है, और साथ में आपको HCl भी देखने को यहाँ मिलता है। मेन प्रोडक्ट यही थे हमारे दो, ए और बी, बेंजीन डाइजोनियम सोल्ट। BDS को हम क्या कहते हैं साथियों, बेंजीन डाइजोनियम सोल्ट भी कहते हैं, बेंजीन डाइजोनियम सोल्ट कहते हैं साथियों। ठीक है, इसकी रिएक्शन अगर H3PO2 के साथ करवाते हैं तो हमें बेंजीन मिलता है। ठीक है, H3PO2 के साथ करवा दो, बेंजीन ही मिलेगा। क्लियर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। साथ नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कहते हैं, क्वेश्चन नंबर 145। ये क्वेश्चन हमसे ये कह रहा है कि आप हमें ये बताइए कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द लोवेस्ट बॉइलिंग पॉइंट। किसकी बात कर रहा है, बॉइलिंग पॉइंट की। और ये क्या है, H2O, H2S, H2SE और H2TE। तो इसका मतलब ये है हाइड्राइड्स ऑफ ग्रुप 16। ठीक है, क्या है, हाइड्राइड्स ऑफ ग्रुप 16 या फिर ऑक्सीजन फैमिली। ठीक है, ऑक्सीजन फैमिली, ग्रुप 16 का मतलब क्या है, ऑक्सीजन फैमिली के हाइड्राइड्स हैं। इनका बॉइलिंग पॉइंट की बात कर रहा है साथियों। जनरली क्या होता है, मैं जनरली बोल रहा हूँ, जनरली जनरली जो होता है बॉइलिंग पॉइंट जो है ऑफ हाइड्राइड्स ऑफ ग्रुप 16 एलिमेंट, ऑफ हाइड्राइड्स ऑफ ग्रुप 16 एलिमेंट्स, जनरली जो होता है ना, मैं जनरल ट्रेंड बता रहा हूँ, वो इंक्रीज करता है विद इंक्रीज इन देयर मोलर मास। जनरली इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन देयर मोलर मास, इन देयर मोलर मास। यानी जैसे जैसे आपके पास सेंट्रल एटम का साइज बढ़ेगा, मोलर मास बढ़ेगा, और उसी के साथ साथ आपका बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ेगा। यानी बॉइलिंग पॉइंट जो है, जनरल ट्रेंड यही होता है कि बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज है। यहाँ पर साइज बढ़ा, मोलर मास बढ़ा, तो आपका बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ेगा। लेकिन एक्चुअल में अब इसके अंदर एक्सेप्शन क्या आता है, एक्सेप्शन क्या आता है, एक्सेप्शन क्या है, इसका मतलब आपका ऑर्डर तो ये होना चाहिए था कि ऑक्सीजन सबसे छोटे साइज का है तो H2O, फिर आपके पास आना चाहिए था क्या, H2S,
फिर आपके पास आना चाहिए था क्या साथियों, H2SC, और लास्ट में आपके पास आना चाहिए H2TE। होना तो ये चाहिए था, ये क्या होना चाहिए था, ये होना चाहिए था, ऐसा तो होना चाहिए था, पर होता नहीं, लेकिन होता नहीं है, ऐसा होता नहीं है भाई। ठीक है, ये बात याद रखना है मेरी, कि ऐसा होता नहीं, होना तो ये चाहिए था पर होता नहीं। होता क्या है बेटा, एक्सेप्शनल बिहेवियर होता है। तो एक्सेप्शनल बिहेवियर किसका है, कैसे है, मैं बताता हूँ आपको। जो H2S होता है, H2S have the lowest boiling point among the hydrides of group 16 एलिमेंट। ठीक है, ग्रुप 16 एलिमेंट के हाइड्राइड्स में H2S का बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम होता है। ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है कि बाकी सारे अच्छे से मतलब क्या बना सकते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकते हैं, लेकिन ये हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बना पाता। H2S do not form, H2S do not form hydrogen bonding एज कंपेयर टू वाटर। ठीक है, तो वाटर तो बहुत ही एक्सटेंसिव हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता है। ठीक है, इसी वजह से H2S का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है ना वो कम होता है। एक्चुअल ऑर्डर कैसा रहता है, एक्चुअल ऑर्डर कैसा है, जो एक्चुअल ऑर्डर है बॉइलिंग पॉइंट, वो क्या होता है साथियों, वो ये होता है कि H2S सबसे लास्ट में, फिर H2O, फिर H2SE, और फिर H2TE। क्योंकि बाकियों का तो मोलर मास बढ़ने के साथ बढ़ेगा ही, लेकिन एक्चुअल ऑर्डर सिर्फ फर्क किस में आता है, H2S और H2O वाले में आता है। ये इधर आ जाएगा, H2O आगे चला जाएगा। क्लियर है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मतलब ओ सॉरी, आंसर तो दिया ही नहीं, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा साथियों, इसके अंदर आंसर हमारा हो जाएगा इनमें से H2S, इसका लोवेस्ट है बॉइलिंग पॉइंट, इसने लोवेस्ट पूछा है, हम बता देंगे भाई लोवेस्ट किसका है, लोवेस्ट है H2S का। क्लियर है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ साथियों। क्वेश्चन नंबर 146, द गैस मेनली रिस्पांसिबल फॉर ग्रीन हाउस इफेक्ट। बहुत ही आसान है साथियों, चार ऑप्शन है आपके पास, कार्बन मोनोऑक्साइड दिया हुआ है, O3 दिया हुआ है, SO2 दिया हुआ है, CO2। वैसे तो सारी की सारी रिस्पॉन्सिबल है, लेकिन सबसे ज्यादा कौन रिस्पॉन्सिबल है, सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है किसकी, CO2 की। सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, CO2 की होती है साथियों। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं, इसका मतलब यही हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं साथियों, क्वेश्चन नंबर 147। अच्छा हाँ, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई, ये क्वेश्चन अच्छा है। अच्छा अच्छा क्वेश्चन क्यों कह रहा हूँ मैं, क्योंकि थोड़ा सा आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। देखो एल्काइन दिया हुआ है, उसके रिएक्शन करवा रही है H2PD प्लस C के साथ। देखो जब भी आपको ये मिल जाए H2 किसके साथ, PD प्लस C, इसको बोलते हैं पैलेडाइज्ड चारकोल। तो क्या बोलते हैं, पैलेडाइज्ड चारकोल। ठीक है, इसको हम कहते हैं लिंडलार्स कैटलिस्ट। क्या कहते हैं, लिंडलार्स कैटलिस्ट, लिंडलार कैटलिस्ट बोलते हैं साथियों। जब भी कोई अल्काइन इसके साथ रिएक्ट करता है, जो हमें यहाँ गिवन है, एक अल्काइन है, उसकी रिएक्शन है किसके साथ, H2PD प्लस C, यानी लिंडलार कैटलिस्ट के साथ पैलेडाइज्ड चारकोल की प्रेजेंस में अगर उसका रिडक्शन करवाते हैं हाइड्रोजन के साथ, तो आपको हमेशा सिस एल्किन बने मिलेगा। क्या मिलेगा, सिस एल्किन मिलेगा साथियों। सिस का मतलब आपके मोर प्रायोरिटी वाले दोनों ग्रुप क्या होंगे, एक ही साइड प्रेजेंट रहेंगे। ऐसा मॉलिक्यूल आपको क्या मिलता है, सिस एल्किन आपको आंसर के रूप में यहाँ पर मिलेगा। आंसर हमारा तो यही है, सिस एल्किन। तीसरा ऑप्शन जो है ना, ये बिल्कुल करेक्ट है इसके लिए। तीसरा ऑप्शन क्या है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। लेकिन अब एक चीज और बताता हूँ कि ट्रांस कब मिलेगा, तो ट्रांस मिलता है बर्च रिडक्शन के। उस रिएक्शन का नाम क्या होता है, उसको हम बोलते हैं बर्च रिडक्शन रिएक्शन। ठीक है, बाय नेम रिएक्शन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, सेम ही मॉलिक्यूल लेते हैं। ठीक है, लेकिन बस इस बार रिएजेंट बदल देंगे, सोडियम की प्रेजेंस में लिक्विड अमोनिया ले लेते हैं। ठीक है, लिक्विड अमोनिया यानी इथेनॉलिक सोडियम अगर मैं कहूँ, तो इथेनॉल की प्रेजेंस के अंदर या अल्कोहल की प्रेजेंस के अंदर सोडियम ले लेते हैं लिक्विड अमोनिया के साथ। तो ये जो अब रिडक्शन करवाएगा, इसमें आपको क्या मिलता है, इसमें आपको मिलता है एल्कीन जो है वो ट्रांस मिलेगा।
इसमें जो एल्कीन मिलेगा साथियों वो क्या आपको कैसा मिलेगा, हमेशा ट्रांस एल्कीन मिलेगा। तो एक कैटलिस्ट में तो हमेशा मिलता है आपको सिस एल्कीन, और दूसरे में आपको हमेशा क्या मिलेगा, ट्रांस एल्कीन। तो वो आपको याद रखना है, इसको हम कहते हैं बर्च रिडक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी इस क्वेश्चन में तो हमारा लिंडलार कैटलिस्ट यूज हुआ था, इसलिए सिस एल्कीन मिलेगा। अगर बर्च रिडक्शन यूज हो जाती यानी Na लिक्विड अमोनिया आपको दिखाई दे जाता, तो आपको सीधा ट्रांस आंसर इसका करना था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 148, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट एग्जिबिट आइडोफॉर्म रिएक्शन। ठीक है, तो आइडोफॉर्म रिएक्शन के बारे में बात करते हैं पहले तो, कि आइडोफॉर्म रिएक्शन होती क्या है। आइडोफॉर्म, या फिर मैं पर्टिकुलरली कहूँ तो ये हेलोफॉर्म रिएक्शन का ही पार्ट है। किसका पार्ट है, हेलोफॉर्म रिएक्शन का साथियों। हेलोफॉर्म रिएक्शन किसके बीच में होती है, ऐसा कंपाउंड, कंपाउंड्स हैविंग ऐसा कंपाउंड जिसके अंदर क्या होता है, मिथाइल कीटोन होता है। ऐसा कंपाउंड जिसके अंदर क्या होता है, मिथाइल कीटोन होता है, यानी जिसके अंदर या तो ये ग्रुप हो COCH3, या फिर CH3CHOH ग्रुप। ठीक है, कंपाउंड हैविंग CH3CO ग्रुप या फिर CH3CHOH ग्रुप, क्योंकि इसका टोटोमराइजेशन जब होता है तो यही मिलता है। ठीक है, इस ग्रुप के टोटोमेराइजेशन से, टोटोमेराइजेशन या फिर आप आइसोमेरिज्म कह सकते हो, आइसोमेरिज्म से आपको मिथाइल कीटोन ही मिलने वाला है। ठीक है, तो जिसमें भी मिथाइल कीटोन होता है वो हेलोफॉर्म रिएक्शन दे सकता है। यानी कि अगर मैं कोई भी एग्जांपल ले लूं, ठीक है, जैसे मान लो मैंने ये ले लिया RCOCH3, एक मिथाइल कीटोन है, इसकी रिएक्शन मुझे किसके साथ करवानी होती है, NaOH के साथ। ये क्या है, NaOH है, सोडियम हाइपोहेलाइट इसको हम बोलते हैं। इसके साथ जैसे रिएक्शन करवाते हैं तो मुझे क्या मिलता है, मुझे एक तो कार्बोक्सिलिक एसिड सोल्ट मिलता है RCOO Na+, और साथ में आपको मिलता है CHX3। इसको हम कहते हैं हेलो, इसको हम क्या कहते हैं साथियों, हेलोफॉर्म। अगर मैं इसकी जगह आयोडीन ले लूं, यानी RCOCH3, और हेलोजन जो मैं NaOH की जगह NaOI ले लूं, यानी सोडियम हाइपोआयोडाइड ये ले लेता हूं, तो मुझे मिलता है RCOO-Na, यानी सोडियम कार्बोक्सिलेट आयन, और साथ में मुझे मिलता है CHX3। मुझे क्या मिलता है साथ में, CHI3 मिलता है। इसको हम कहते हैं साथियों आइडोफॉर्म। तो आइडोफॉर्म टेस्ट कौन कौन देता है, ऐसा कंपाउंड जिसके अंदर या तो COCH3 ग्रुप हो या फिर CH3CHOH ग्रुप हो। अब देखो, इथाइल मिथाइल कीटोन, सबसे पहला ऑप्शन जो हमारे पास दे रखा है, इथाइल मिथाइल कीटोन क्या है, इथाइल मिथाइल कीटोन का मतलब CH3COCH2CH3, ये है आपके पास इथाइल मिथाइल कीटोन है। क्लियर है, इथाइल मिथाइल कीटोन इसमें से नहीं देता है, हमें क्या पूछा है, अरे नहीं देता है वो पूछा है। तो इसमें तो COCH3 ग्रुप हो गया, मतलब ये देता है, तो पहला तो ऑप्शन देता ही देता है, इसका मतलब ये तो हो नहीं सकता। फिर आपको दिया आइसोप्रोपाइल अल्कोहल CH3OH, तो आइसोप्रोपाइल अल्कोहल में CH3CHOH ग्रुप आ गया, तो ये भी देगा भाई, इसका मतलब ये भी नहीं हो सकता। क्लियर है, उसके बाद आ गया आपके पास ये भी देता है आइसोब्यूटाइल अल्कोहल। आइसोब्यूटाइल अल्कोहल का मतलब हो गया CH3CH2CHOH CH3। तो अब ये तो भाई नहीं देता, इसका मतलब यही हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है, आंसर क्या हो जाएगा, आइसोब्यूटाइल अल्कोहल हमारा आंसर हो जाएगा। 3-मिथाइल-2-ब्यूटेनॉन ये तो देता ही देता है। 3-मिथाइल-2-ब्यूटेनॉन 4 कार्बन की चेन है, ब्यूटेनॉन ट्यूब्यूटेनॉन, यानी 2 पे CO ग्रुप है, तीसरे पे मिथाइल ग्रुप है CH3। ठीक है, इधर ये CH3 हो गया, इस कार्बन के पास एक हाइड्रोजन बच गया, इस कार्बन के 4 पूरे हैं, ये COCH3 ग्रुप हो गया, तो ये तो देगा ही देगा। तो ऑप्शन नंबर 3 ही हमारा राइट आंसर था साथियों। ये यहाँ पर हेलोफॉर्म रिएक्शन या आइडोफॉर्म रिएक्शन नहीं देता। क्लियर है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कहना चाह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में देखते हैं। ये कहता है इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन, किसकी बात कर रहा है, इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन ऑफ नाइट्रोबेंजीन इन स्ट्रॉन्ग एसिडिक मीडियम। देखो, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, खूबसूरत है, लेकिन ये रिएक्शन नॉर्मली आपने पढ़ी नहीं होगी। तो जब भी नाइट्रोबेंजीन का इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन हम करते हैं, ये नाइट्रोबेंजीन है, क्लियर है, अगर मैं इसका इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन करवाऊं, इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन अगर मैं इसका करवाऊं साथियों,
तो नाइट्रोबेंजीन की इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन से क्या बनता है? पहली बात तो ये इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन इसका होता है कंसंट्रेटेड एसिड की प्रेजेंस में। जनरली हम कंसंट्रेटेड एसिड SO4 ही लेते हैं, इसकी प्रेजेंस में होता है। तो सबसे पहले आपके पास क्या मिलता है? आपको फिनाइल हाइड्रोक्सिलेमाइन मिलता है। क्या मिलता है इससे? फिनाइल हाइड्रोक्सिलेमाइन, OH, ठीक है, NaOH मिलता है। बेंजीन रिंग एज इट इज रहेगी, NaOH मिलेगा। फिनाइल हाइड्रोक्सिलेमाइन इसको बोलते हैं, फिनाइल हाइड्रोक्सिल अमाइन बोलते हैं साथियों। फर्दर इसका इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन करवाते हैं। फर्दर इसका क्या करवा देते हैं साथियों? इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन करवा देते हैं। वही सॉरी नहीं नहीं, इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन क्या करवाएंगे? इसका रीअरेंजमेंट होगा। रिडक्शन तो हो ही चुका, अब क्या करवाना है? इसका रीअरेंजमेंट करवाना है। यहाँ बस रीअरेंजमेंट पॉसिबल होगा, इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन फर्दर नहीं होगा, रीअरेंजमेंट पॉसिबल होता है। जैसे ही हम रीअरेंजमेंट करवाते हैं, हमारे पास मिलता क्या है? रीअरेंजमेंट के अंदर हमें क्या मिलता है? यहाँ NH2 ग्रुप और यहाँ आपका OH ग्रुप, यानी पैरा अमीनो फिनोल मिलेगा। क्या मिलेगा? पैरा अमीनो फिनोल मिलेगा साथी, ये बड़ा करता है पैरा अमीनो फिनोल। पैरा अमीनो फिनोल हमारे पास थर्ड ऑप्शन में है, तो यही हमारा क्या है साथियों? करेक्ट आंसर हो जाएगा। पैरा अमीनो फिनोल मिलता भी हमें, पैरा अमीनो फिनोल मिलता है साथी, ठीक है। अगर वही, ये तो कंसंट्रेटेड एसिड है, अगर यही इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन करवा दिया जाए, नाइट्रोबेंजीन का इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन करवा दिया जाए साथियों, और डाइल्यूट एसिड ले लिया जाए, क्या ले लिया जाए? डाइल्यूट एसिड ले लिया जाए, तो आपको सिर्फ और सिर्फ क्या मिलता है? NO2 ग्रुप का रिडक्शन हो जाएगा, सिर्फ और सिर्फ आपको प्रोडक्ट के रूप में एनिलीन मिलेगा। और वहीं अगर ये स्ट्रॉन्ग एसिड की प्रेजेंस में करवा दिया जाए, जैसा कि इसने कहा कि स्ट्रॉन्ग एसिडिक मीडियम, तो आपको पैरा अमीनो फिनोल मिलता है। तो दोनों में सिर्फ और सिर्फ एसिड की कंडीशन यानी एसिड की कंसंट्रेशन का फर्क है साथियों, यहाँ कंसंट्रेटेड और यहाँ डाइल्यूट। तो अगर जैसे ही डाइल्यूट आप लेते हो एनिलीन मिलेगा, और अगर आप कंसंट्रेटेड एसिड की प्रेजेंस में इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन करवाते हो तो आपको पैरा अमीनो फिनोल एज ए फाइनल प्रोडक्ट मिलने वाला है, ठीक है। बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ, यानी 2016 का जो पेपर है उसका 60वां क्वेश्चन केमिस्ट्री के पार्ट का, यानी लास्ट क्वेश्चन है, वो हमारे पास आया। वो क्या कहता है कि ड्यू टू फ्रेंकेल डिफेक्ट, देखो सॉलिड स्टेट वाले चैप्टर से है, डेंसिटी ऑफ आयनिक सॉलिड। देखो आयनिक सॉलिड की डेंसिटी जो होती है फ्रेंकेल डिफेक्ट में कभी भी चेंज नहीं होती, यानी वो रिमेन्स सेम। तो आंसर तो हमारा रहेगा थर्ड। आंसर क्या रहेगा? थर्ड वन। कैसे रहेगा वो बता देता हूँ। देखो फ्रेंकेल डिफेक्ट में होता क्या है, अगर हम फ्रेंकेल की बात करें तो फ्रेंकेल डिफेक्ट में क्या होता है साथियों? फ्रेंकेल डिफेक्ट स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट के अंदर आता है। किसके अंदर आता है? स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट, ये आता है स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट के अंदर। अगर ये स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट के अंदर आता है, तो मैं आपसे कुछ चीजें बताता हूँ इसके बारे में कि ये कौन से कंपाउंड शो करते हैं। आयनिक सॉलिड्स, यानी मैं इसके बारे में पॉइंट्स लिख रहा हूँ, शोन बाय आयोनिक सॉलिड्स, यानी आयोनिक सॉलिड ये इफेक्ट शो करते हैं, ठीक है। फिर इसके बारे में एक और बात लिखता हूँ, इसके अंदर होता क्या, कैटायन जो होता है वो डिसलोकेटेड हो जाता है अपनी यूजुअल पोजीशन से और एक इंटरस्टिशियल साइट में चला जाता है। कैटायन इज डिसलोकेटेड फ्रॉम इट्स यूजुअल पोजीशन, जो उसकी यूजुअल पोजीशन होती है आयनिक सॉलिड के अंदर, उससे डिसलोकेट हो जाते हैं टू इंटरस्टिशियल साइट। कहां पहुंच जाता है? इंटरस्टिशियल साइट के अंदर, ठीक है, इंटरस्टिशियल के साइट के अंदर। इसमें डेंसिटी में कोई चेंज नहीं आता, नो चेंज इन डेंसिटी, यानी आयनिक जो क्रिस्टल होता है हमारा आयनिक सॉलिड होता है उसकी डेंसिटी में कोई बदलाव नहीं आता, यानी डेंसिटी तो सेम रहती है, नो चेंज इन डेंसिटी, इसीलिए हमारा आंसर ये रहेगा, रिमेन सेम, ठीक है। अब कौन से ऐसे आयनिक सब्सटेंसेस जो ये इफेक्ट शो करते हैं उनके बारे में जान लेते हैं, जिनके अंदर लार्ज डिफरेंस होता है, लार्ज डिफरेंस इन साइज ऑफ कैटायन एंड एनायन, यानी कैटायन और एनायन के साइज में जिनमें लार्ज डिफरेंस होता है ना, वही फ्रेंकेल डिफेक्ट शो करते हैं। जैसे मैं आपको बता देता हूँ कि एग्जांपल के तौर पे अगर हम लिखना चाहें तो एग्जांपल के तौर पे हमारे पास होता है ZnS जिंक सल्फाइड, ठीक है, AgCl, AgBr और आपके पास AgI भी होता है, ठीक है, यानी ये सिल्वर क्लोराइड, ब्रोमाइड और आयोडाइड तीनों ही फ्रेंकेल डिफेक्ट शो करते हैं। उसके बाद अगर मैं बात करूं
इसी के साथ एक और डिफेक्ट भी आता है साथियों हमारे पास, वो क्या है, वो है आपके पास एक और डिफेक्ट आता है जिसको हम कहते हैं शॉर्ट के डिफेक्ट। क्या कहते हैं? शॉर्ट के डिफेक्ट। अब शॉर्ट के डिफेक्ट में क्या होता है, ये भी एक स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट है साथियों। शॉर्ट के डिफेक्ट में जो नंबर ऑफ कैटायंस एंड एनायंस, ठीक है, मिसिंग नंबर ऑफ मिसिंग कैटायन और नंबर ऑफ कैटायंस और एनायंस मिसिंग आर इक्वल। कहने का मतलब क्या, इक्वल नंबर ऑफ कैटायन और एनायन अपनी यूजुअल पोजीशन से मिस हो जाएंगे, डिसलोकेट हो जाएंगे। क्लियर है? इसका सबसे इंपॉर्टेंट फीचर क्या है शॉर्ट की इफेक्ट का साथियों? इसका सबसे इंपॉर्टेंट फीचर क्या होता है कि इसमें डेंसिटी जो होती है वो डिक्रीज कर जाती है। डेंसिटी डिक्रीजेस, यानी जो सब्सटेंस है उसकी डेंसिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज कर जाएगी। इसमें जो कैटायन और एनायन होते हैं उनका साइज ऑलमोस्ट सिमिलर होता है। कैटायंस एंड एनायंस having ऑलमोस्ट सिमिलर साइज, ऑलमोस्ट सिमिलर साइज, इसीलिए तो इक्वल नंबर में डिसलोकेट होते हैं, मिस होते हैं। यानी जितने कैटायन हो जाएंगे उतना ही एनायन जाएगा, तो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी बनी रहेगी, सीधी सी बात है, लेकिन डेंसिटी डिक्रीज कर जाएगी। क्लियर है? एग्जाम्पल के तौर पे हम क्या करेंगे, NaCl, CaCl, ठीक है, KCl और AgBr। अब एक बात ध्यान में रखने लायक है, इसीलिए मैंने इसको पूरा आपको बताया भी है कि AgBr जो है इसको ध्यान में रखना। AgBr जो है ना, ये ऐसा एग्जाम्पल है साथियों कि जो शॉर्टकी और फ्रैंकल दोनों डिफेक्ट शो करता है, इसको याद रखना बस। ठीक है, AgBr क्या होता है, ये शॉर्टकी और फ्रैंकल दोनों ही डिफेक्ट शो करता है। ठीक है, तो ये एक एक्सेप्शनल केस है जो दोनों के दोनों डिफेक्ट शो करता है। क्लियर है? तो अब इसके साथ ही आज का हमारा लेक्चर खत्म हो जाता है साथियों, यानी आज की वीडियो में बस इतना ही। ऑप्शन हमारा रहेगा इसके लिए, फ्रैंकल डिफेक्ट वाले के लिए रिमेन सेम, क्योंकि डेंसिटी इसमें डिक्रीज ना इंक्रीज कुछ नहीं होता, सेम रहती है, वैसे की वैसे नो चेंज होता है। तो आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आ रही होगी और आपकी तैयारी इन वीडियोस की वजह से अच्छी हो रही होगी। जितने भी क्वेश्चन मैं लेके आऊंगा सबके सब स्टैंडर्ड के क्वेश्चन होंगे साथियों, टेट के, HPSC के PYQs ही लेकर आऊंगा आप लोगों के लिए, और उनका डिटेल सॉल्यूशन करने की कोशिश करेंगे। जुड़े रहिएगा मेरे साथ, बने रहिएगा, और अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक, शेयर और कमेंट रुकने नहीं चाहिए साथियों।